नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिक्र की ग्लोबल कवरेज विशेष तौर पर भारत रूस की सदाबहार दोस्ती पर है। वो दोस्ती जो एक ध्रुव तारे के समान अटल है और स्थिर है। वो दोस्ती जो वैश्विक दबाव और चुनौतियों का डटकर सामना करती है। वो दोस्ती जो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी बना रही है। वो दोस्ती जिसके मजबूत संबंधों को देखकर इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ब्लड प्रेशर हाई है। दिल्ली से उसी दोस्ती की ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन साथ मिलकर वैश्विक पटल पर बहुत कुछ तेजी से बदल रहे हैं। दोनों साथ मिलकर गेम चेंजर फैसले ले रहे हैं। तो आज हमारा बड़ा फोकस भारत रूस के इन्हीं संबंधों पर है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में पुतिन की 30 घंटे की विशेष यात्रा और उनकी मेहमान नवाजी पर यह छोटा सा वीडियो ट्रेलर। इस सब के बीच में तस्वीरें आपने देखी। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति ने दिया स्टेट डिनर। ये बड़ी खबर आपके सामने आज, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट है। पीएम मोदी और पुतिन ने साथ में किया डिनर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राष्ट्रपति भवन में एक साथ किया गया डिनर। और ये देखिए, डेलीगेट्स वहां पर हैं, मिनिस्ट्रीज के हर कोई यहां पर मौजूद है। इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर के अंदर पुतिन वापस फ्लाई आउट करने वाले हैं रशिया। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये स्टेट डिनर में किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन, उनके ठीक बगल में प्रधानमंत्री मोदी और हमारे अलग अलग मंत्री यहां पर। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल दौरा रहा है, इस दौरे के बाद बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और वो ग्लोबल रिएक्शंस भी हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आज जब हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिले, तो भारत रूस समझौतों के इतर 3 प्रमुख वैश्विक मुद्दे थे जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई। और यह मैसेज कई देशों के लिए था। पीएम मोदी और पुतिन ने आतंकवाद पर खुलकर बात की। नंबर 1, यह देखिए जरा। आतंकवाद पर खुलकर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और रूस के क्रॉकस सिटी हॉल में किए गए कायरतापूर्ण हमले का जिक्र किया। कहा कि इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। पुतिन ने भारत की इस चिंता पर सहमति जताई। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत के साथ खड़ा है। अब यह कड़ा संदेश किस मुल्क के लिए था, आतंकवाद का प्रायोजक वो देश कौन है, यह आप सब जानते हैं। पीएम मोदी और पुतिन ने हर तरह के ट्रेड पर बातचीत की है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि भारत को बिना रुकावट ईंधन की आपूर्ति जारी रहेगी। पुतिन के इस स्टेटमेंट पर हमने फिक्र की एक जरूरी फाइल बनाई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन यह कड़ा मैसेज निश्चित ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए था, जो भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाते रहे हैं। अमेरिका ने भी इसी वजह से भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया, सैंक्शंस हम कहेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने आज फिर दोहराया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, वो शांति का पक्षधर है। भारत के इन्हीं प्रयासों की प्रशंसा राष्ट्रपति पुतिन ने भी की। यानी भारत और रूस ने मिलकर यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका को यह बताने की कोशिश की है कि भारत पर युद्ध की आग में घी डालने के आरोप लगाना गलत है।
युद्ध में शांति का जब भी कोई रास्ता निकलेगा तो दिल्ली की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक बार सुनते हैं पीएम मोदी और पुतिन की ये बड़ी बातें जो विश्व कूटनीति में बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद इस दोस्ती के वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाले कई गोल्डन चैप्टर ओपन करेंगे। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are debating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा करीब 30 घंटे था, 27 से 30 घंटे। इस दौरान पूरे विश्व ने पालम एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास और भारत मंडपम तक उनका ग्रैंड वेलकम देखा। राष्ट्रपति भवन में उन्हें दी गई 21 तोपों की सलामी की चर्चा भी खूब हो रही है। 21 तोपों की सलामी दुनिया भर में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से एक होती है। पुतिन को ये 21 तोपों की सलामी बताती है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने खास हैं। पुतिन को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वो भी तीनों फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा पुतिन राजघाट भी गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में वहां एक नोट भी लिखा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली मची हुई है। पुतिन के दिल्ली आने के साथ ही अमेरिका में बेचैनी का मीटर तेज हो गया है। इसे इन दस्तावेजों से समझ सकते हैं। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक लाइन में भारत पाकिस्तान युद्ध वाली बातें लिखी हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों का जिक्र तक नहीं है, जबकि इसी अमेरिकी रिपोर्ट में विस्तार से क्वाड का हवाला देकर भारत से दोस्ती की गुहार लगाई गई है। अमेरिका को अब क्वाड की याद आ रही है, वो क्वाड जिससे ट्रंप भारत की वजह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन के भारत पहुंचते ही अमेरिका को क्वाड में भारत की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण दिखने लगी है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि हमें भारत के साथ व्यावसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए ताकि नई दिल्ली क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। यानी अमेरिका ये बात भली भांति समझ रहा है कि भारत दबने और झुकने वालों में से नहीं है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति क्या होनी चाहिए, भारत को किन देशों से संबंध रखना चाहिए और किन से नहीं, यह तय करने का अधिकार किसी और देश को नहीं है। और अमेरिका यह भी जान रहा है कि भारत की अनदेखी करना उसके लिए हानिकारक है। भारत और रूस के रिश्ते ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थिर हैं और दोनों देशों के बीच हर स्तर पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बड़े समझौते हुए। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान वो समझौते कौन कौन से थे, अब इसका जिक्र कर लेते हैं। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता हुआ है, यानी भारत के लेबर अब रूस जाकर बड़े निर्माण कर सकेंगे।
हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुए हैं। पोलर शिप्स और मैरिटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है। फर्टिलाइजर को लेकर भी एक अहम एमओयू पर साइन हुआ है। इसके अलावा पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में भारत के लिए एक और बड़ी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र का जिक्र किया, जिसकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और भारत मिलकर भारत में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। यह कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में यह भारत का नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस संयंत्र में कुल 6 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद यहां से 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस प्रोजेक्ट से भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी। कोयले पर निर्भरता कब होगी? दक्षिण भारत के राज्यों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। पुतिन ने कहा इन 6 रिएक्टर्स में से 3 पहले ही भारत के एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। तीसरे पे बल्कि अभी थोड़ा काम चल रहा है। बाकी 3 रिएक्टर यूनिट 4, 5 और 6 उसके निर्माण के अलग अलग चरणों में। फोकस अभी 4 और 5 पर होगा। इसके अलावा भारत और रूस में कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भी हुए, जिनकी चर्चा और डिटेलिंग सार्वजनिक नहीं की गई है। संयुक्त घोषणा पत्र में किसी रक्षा समझौते का नाम नहीं लिया गया है। इसमें बस इतना कहा गया है कि दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों के बीच लगातार हो रही बैठकों और समझौतों को हरी झंडी दी गई है। भारत में रूसी रक्षा उत्पादों को यहां बनाने, तकनीक साझा करने और ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ने पर सहमति जताई गई है। देखिए, आपको बताना यह जरूरी है कि सुरक्षा से जुड़े समझौते सार्वजनिक तौर पर नहीं बताए जाते हैं। इन्हें ज्यादातर गुप्त रखा जाता है, क्योंकि उनमें संवेदनशील जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के सीक्रेट्स और सामरिक विवरण होते हैं, जिनका खुलासा होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खैर, जो बातें क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कॉव की ओर से पहले बताई गई है वो यही है कि पुतिन ने पीएम मोदी से S-400 पर चर्चा की है। Su-57 फाइटर जेट पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स में बातें हुई हैं। आगे चलकर इस बारे में नई जानकारी भी सामने आ सकती है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। First of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. Yesterday, we distinguished Mr. Modi in the form of tete-a-tete at his residence. The dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Our teams have done a great work before this visit. और पीएम मोदी ने पुतिन को खास गिफ्ट दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पुतिन को असम की चाय गिफ्ट की है। पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट तोहफे में दिया है। पीएम मोदी ने पुतिन को कश्मीर केसर भी भेंट की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रूसी भाषा में अनुवाद की गई श्रीमद् भगवद गीता को भी उपहार में दिया है। देखिए, आज जिस वक्त दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे थे, उस वक्त सिर्फ भारत और रूस ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस कमरे पर टिकी हुई थी। ध्यान से देखिएगा, वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक, यूरोप की संसद से लेकर अमेरिकी थिंक टैंक्स तक, हर कोई अपनी स्क्रीन पर फोकस किए बैठा था। आज भारत क्या फैसला करेगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों की ऐसी आंधी चलाई कि दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई है। तेल की कीमतें उछली, डॉलर मजबूत हो गया है, डॉलर का वेपनाइजेशन किया जा रहा है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं। इस दौरान भारत ने किया वो जो उसके हित में था, सस्ती कीमत पर रूसी तेल खरीदना, और यही बात वॉशिंगटन को चुभ रही थी और यूरोप बेचैन हो रहा था। फिर शुरू हुआ भारत पर दबाव बनाने का सिलसिला, कभी कूटनीति के नाम पर नसीहतें, कभी धमकियों की भाषा। अमेरिका ने भारत को धमकी देते हुए 50% टैरिफ तक लगा दिया, 25% एक्स्ट्रा। ऐसे में आज निर्णायक घड़ी थी, क्या भारत अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्या अमेरिकी दबाव में रूस भी भारत के हितों को देखते हुए दूसरे उपभोक्ताओं की तलाश करेगा? लेकिन आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दुनिया ने देखा कि भारत उसी राह पर चला जिस पर चलकर उसने पिछले कुछ सालों में अपनी पहचान बनाई है, स्वतंत्र विदेश नीति, यानी भारत फर्स्ट। पुतिन खुद कह चुके हैं भारत एक सॉवरेन स्टेट है, यानी सीधे तौर पर भारत ने आज एक मैसेजिंग दे दी है। कल पुतिन ने कहा था कि यूएस अपने पावर प्लांट्स के लिए हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, और आज पीएम मोदी से चर्चा के बाद पुतिन ने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए लगातार ईंधन सप्लाई करते रहेंगे। यह सिर्फ मीटिंग नहीं थी, यह एक संदेश था। दोनों देश मिलकर यह तय कर रहे हैं कि नए जियोपॉलिटिकल दौर में क्या होगा। यूरोप इस समय अपनी ऊर्जा जरूरतों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटा है, लेकिन भारत इस शोर के बीच भी अपने राष्ट्रीय हित की आवाज साफ सुन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिखर सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति पुतिन दिल खोलकर बोले। पुतिन की 5 बड़ी बातें। नंबर 1, यूक्रेन युद्ध पर शांति के लिए साथ मिलकर चर्चा करेंगे। नंबर 2, भारत को फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। नंबर 3, अमेरिका खुद हमसे फ्यूल खरीद रहा है, भारत से क्या दिक्कत है। नंबर 4, भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार, वर्ष 2030 तक इसका टारगेट $100 अरब रखा गया है। नंबर 5, भारत रूस मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। आज पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ तेल गैस पर बात करने भारत नहीं आए, बल्कि रूस भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं। इससे बेलारूस से सामान सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा। आप भी देखिए कि आखिर पुतिन ने क्या कहा, फिर आपको ट्रंप को चुभने वाली फिक्र की फाइल दिखाएंगे। Russia is a reliable supply of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. आज पीएम मोदी से पुतिन की हाई स्टेक्स मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी इस वक्त व्हाइट हाउस में होगी। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार भारत आए। पीएम मोदी से उनकी दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, तो वहीं ट्रंप के माथे से पसीना छूट रहा होगा। ट्रंप रूस को घेरने की पूरी कोशिश में, लेकिन मोदी पुतिन की हाथ मिलाती तस्वीरें अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर रही हैं। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका का दबदबा कमजोर होगा, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इसीलिए ट्रंप ने कई बार तेवर दिखाए, लेकिन भारत को पुतिन का भरोसा दोनों देशों की मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको दिखाते हैं कि पुतिन मोदी की दोस्ती के पावर से कैसे ट्रंप की बेचैनी का मीटर बढ़ गया होगा। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, 25% एक्स्ट्रा था। वहीं पुतिन ने आज पीएम मोदी से मीटिंग के बाद कहा कि वो भारत को लगातार फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे। रूस से हथियार खरीदने पर ट्रंप ने भारत को कैट्सा जैसे बैन की धमकी दी थी, तो वहीं पुतिन ने आज पीएम मोदी से मीटिंग के बाद जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अहम समझौते किए हैं। भारत और रूस के बीच रीलॉस लॉजिस्टिक पैक्ट हुआ था। इस पर ट्रंप की टीम ने कहा कि भारत और रूस में डिफेंस डील युद्ध भड़काने जैसी है, जबकि इससे भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा था कि मैं मध्यस्थ हूं, युद्ध में ही रुकवाऊंगा,
जबकि आज पुतिन ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि हम सराहना करते हैं कि पीएम मोदी शांति के लिए काम कर रहे हैं। कूटनीति में शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज का महत्व होता है और प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को जो संदेश दिया है उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम आपके लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यह तस्वीर देखनी होगी, ध्यान से देखिए। वैसे तस्वीर आप कल से बहुत बार देख चुके होंगे, लेकिन हम आपको इसमें छिपा संदेश बता रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। विमान का दरवाजा खुलता है, पुतिन बाहर आते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध सबसे भीषण दौर में था। लेकिन जब पुतिन विमान की सीढ़ियों से उतरे तो उनके चेहरे पर युद्ध को लेकर जरा भी शिकन नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए भारत की जमीन पर कदम रखा, ठीक वैसे ही जैसे अपना सारा तनाव छोड़कर कोई अपने घर लौटता है। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज ने दुनिया को बता दिया कि इंडिया उनका सेकंड होम है। इसीलिए कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि भारत से उनके रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इसके बाद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का स्वागत करने पहुंचे प्रधानमंत्री, उनका अभिवादन किया। पहले दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और उसके बाद गले मिले। अक्सर देखा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया के तमाम नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन पीएम मोदी को गले लगाने से पहले उनके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आया। दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा और उसके बाद आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और पुतिन की कुछ देर की मुलाकात से पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि दोनों देशों के रिश्तों में वक्त के साथ भरोसा भी बढ़ा और जुड़ाव भी। हालांकि दोनों नेताओं ने सबसे बड़ा संदेश उस वक्त दिया जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। क्या था वो संदेश, इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन वहां से आगे बढ़े। ऐसा लगा जैसे दोनों नेता वहां से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलेंगे, लेकिन इतने में पीएम मोदी ने पुतिन से वहां खड़ी एक कार में बैठने का इशारा किया। पुतिन भी तुरंत कार के दाहिनी ओर से पीछे की सीट पर बैठ गए और पीएम मोदी उनके बगल में जाकर बैठ गए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिसाब से यह तस्वीर काफी दुर्लभ है। पुतिन दुनिया के उन चंद नेताओं में हैं जो सुरक्षा प्रोटोकॉल से जरा भी समझौता नहीं करते। आमतौर पर वो किसी भी देश में अपनी बुलेट प्रूफ कार में अपने ही सिक्योरिटी कवच के साथ चलते हैं, लेकिन पीएम के कहने पर वो तुरंत उनके साथ बैठ गए। यह सिर्फ एक कार राइड नहीं थी, बल्कि यह भरोसे का सफर था। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे अल्टीमेट ट्रस्ट जेस्चर कहा जाता है, जहां एक महाशक्ति का नेता अपना सुरक्षा कवच छोड़कर किसी और नेता के साथ एक ही कार में सफर करता है। फिर कार के अंदर से दोनों नेताओं का मुस्कुराते हुए हाथ हिलाना पश्चिमी देशों को एक लाइन में संदेश गया कि रूस भारत पर पूर्ण विश्वास करता है। पुतिन की इस बॉडी लैंग्वेज ने बताया कि दुनिया चाहे उन्हें कितना भी घेरने की कोशिश करे, भारत जैसा शक्तिशाली मित्र उनके साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन पीएम आवास पहुंचे। वहां काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता भेंट की। श्रीमद् भगवत गीता का यह वही संस्करण है जिसे लेकर कुछ वर्ष पहले रूस में काफी विवाद हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के इस संस्करण को लेकर 2011-2012 में रूस के एक राज्य में विवाद हुआ था। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की लिखी गीता के इस संस्करण पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई थी। उस वक्त भारत में भी इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में रूस की अदालत ने श्रीमद् भगवत गीता के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो जिस पुस्तक पर रूस में एक वक्त विवाद हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने वही पुस्तक व्लादिमीर पुतिन को भेंट की। कूटनीति में इसे साइलेंट मैसेजिंग कहते हैं। बिना बोले, बिना कोई स्टेटमेंट जारी किए भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि ये रिश्ते सिर्फ समझौतों पर नहीं, बल्कि मूल्यों और संस्कृति की साझेदारी पर भी टिके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारतीय साहित्य का सही तरीके से कैसे प्रसार हो सकता है, ये पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। कई बार वो इसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर चुके हैं। फिर चाहे व्लादिमीर पुतिन को गीता भेंट करना हो या फिर भारतीय साहित्य का अनुवाद एससीओ देशों की भाषाओं में करने का विचार हो,
पीएम मोदी भारत की साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत के जरिए वैश्विक संवाद बखूबी जानते हैं। इसीलिए 2019 में पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में हुए एससीओ सम्मेलन में एक विचार रखा। उन्होंने कहा कि भारत के 10 आधुनिक साहित्यिक कार्यों का अनुवाद एससीओ देशों की भाषाओं में किया जाए ताकि उन देशों के पाठक भारत के साहित्य को अपनी भाषा में पढ़ सकें। इसके बाद कई मंत्रालयों और भारत के दूतावासों ने इस विषय में तेजी से काम करना शुरू किया। विशेष रूप से रूसी, चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। अनुवाद का यह काम काफी तेजी से किया गया। इसके बाद कोविड के दौरान जब भारत ने एससीओ के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली तो अनुवाद की गई सारी किताबों का विमोचन किया गया और पीएम मोदी का विचार भी साकार हुआ। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संस्कृति और भारतीय साहित्य को वैश्विक संवाद का विषय बना दिया है। अब जब रूस के राष्ट्रपति भेंट में मिली श्रीमद् भगवद गीता को लेकर क्रेमलिन पहुंचेंगे तो वहां इस पर चर्चा जरूर होगी। 2019 में एससीओ कंट्री का समिट था बिश्केक में। उसमें प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था हम लोग 10 भारत की मॉडर्न लिटरेचर को हम एससीओ कंट्रीज भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे। एससीओ कंट्रीज लैंग्वेजेस एक रशियन लैंग्वेज और चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं। उसको फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करके उसको प्रॉपर एडिटिंग वेटिंग करवा दिया। जब भारत चेयरमैन था, एससीओ कंट्रीज की चेयरमैनशिप था, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ वर्चुअली हुआ है, वो उसमें हमको रिलीज करने का करके प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया हमने जो बोला था 10 किताब की हम करेंगे करके एससीओ कंट्रीज का लैंग्वेजेस में कर दिया करके ही हैज आल्सो वर्चुअली अनाउंस एवरीथिंग। मतलब हाउ ही इज कंसर्न अबाउट आवर इंडियन लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेजेस इवन इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। राष्ट्रपति पुतिन आज सुबह दिल्ली के राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शांत वातावरण, चारों ओर फैली हरियाली और बीचों बीच शाश्वत ज्योति। इस माहौल में पुतिन ने बापू के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पुतिन कुछ देर मौन खड़े रहे। उनका यह कदम सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि उस संदेश की पुष्टि है जिसके लिए गांधी दुनिया भर में जाने जाते हैं। अहिंसा, शांति और नैतिकता, ग्लोबल डिप्लोमेसी के बीच ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पल था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन की धुन का ने माहौल को और भावुक बना दिया था। इसके बाद पुतिन राजघाट की विजिटर बुक तक पहुंचे और हस्ताक्षर किए। यहां पहले से ही पुतिन की तरफ से एक नोट लिखा गया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपने भाव व्यक्त किए। पुतिन ने अपनी कलम से गांधी मेमोरियल गेस्ट बुक में लिखा, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स में से एक महान फिलोसोफर और ह्यूमैनिटेरियन महात्मा गांधी ने दुनिया में शांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी, अच्छाई और इंसानियत के बारे में उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं। महात्मा गांधी ने असल में उस नए ज्यादा इंसाफ वाले वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया था जो अभी बन रहा है। लियो टॉल्स्टॉय को लिखे अपने लेटर में उन्होंने लोगों के बीच बराबरी, आपसी सम्मान और सहयोग के प्रिंसिपल्स पर आधारित तानाशाही और दबदबे से मुक्त दुनिया के भविष्य पर विस्तार से सोचा था। बराबरी, सहयोग और आपसी सम्मान के ठीक यही प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं जिनका रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर बचाव करते हैं। महात्मा गांधी के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के आंदोलनों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन हो या नेल्सन मंडेला की न्याय की लड़ाई, सभी के केंद्र में गांधी का दर्शन रहा है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता भारत आता है तो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देना उसकी यात्रा का हिस्सा बन जाता है। आज राष्ट्रपति पुतिन ने वही संदेश दोहराया कि गांधी के विचार आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं और शांति ही वैश्विक भविष्य का मार्ग है। पुतिन ने आज अपने संदेश में महात्मा गांधी और लेखक लियो टॉल्स्टॉय के जिस चिट्ठी संवाद की बात की है उस पर हमने फिक्र की एक ऐतिहासिक फाइल तैयार की है। टॉल्स्टॉय की गिनती दुनिया के महानतम लेखकों में होती है। उनका वो एपिक नॉवल वॉर एंड पीस, वो आज भी न सिर्फ मशहूर है बल्कि कई जगह पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। उनके लिखे शब्दों ने न सिर्फ साहित्य को नई दिशा दी है बल्कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं के विचारों को भी प्रभावित किया है। महात्मा गांधी ने 1 अक्टूबर 1909 में टॉल्स्टॉय को पहला लेटर लिखा था।
जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा, दक्षिण अफ्रीका में हमारे भारतीय भाइयों पर भारी अन्याय हो रहा है। रंग और जातीय भेदभाव के कारण कई प्रकार की कानूनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि जहां हिंसा विफल होती है वहां सत्य और आत्मबल अवश्य जीतते हैं। महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय के लेख की तारीफ की और उसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति मांगी। 7 अक्टूबर 1909 को टॉल्स्टॉय ने जवाब दिया, लिखा, दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष है वो कोमलता और कठोरता का, प्रेम और हिंसा का संघर्ष है। आजकल यहां रूस में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना लेख प्रकाशित करने की अनुमति भी दी। कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने पत्र के साथ टॉल्स्टॉय को अपनी पत्रिका हिंद स्वराज भेजी। लिखा, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो कृपया इस पत्रिका को पढ़ें और अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर दें। टॉल्स्टॉय ने इसका भी जवाब दिया। लिखा, मैंने आपकी पत्रिका हिंद स्वराज बहुत मन से पढ़ी। अहिंसा के रास्ते विरोध करने पर आपके जो विचार हैं वो बहुत अहम है और पूरी मानवता के लिए जरूरी है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले भी टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखकर उनकी तारीफ की। कहा, अहिंसक विरोध को लेकर आप जो लिख रहे हैं उसे पढ़कर खुशी हुई। ये प्रेम का अनुशासन है। प्रेम मानव जीवन का एकमात्र सच्चा नियम है। व्लादिमीर पुतिन ने महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय के अहिंसा वाले इन्हीं विचारों का जिक्र आज किया और विश्व शांति के लिए इन्हीं विचारों पर चलने की बात कही। कहानी को ड्रिफ्ट करते हैं और अब आपको मिलवाते हैं एक इनसिक्योर आर्मी जनरल से। नाम तो सुना होगा, फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया जो उसे सीधे बर्बादी के कगार पर ले जाकर छोड़ देगा। पाकिस्तान को बर्बाद करने का जिम्मा 2 लोगों ने उठा रखा है। पहले हैं वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर। एक और नाम जोड़ देते हैं, राष्ट्रपति जरदारी का भी। अब तक दोनों के बीच जुगलबंदी चल रही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने सरेंडर करते हुए सारी शक्तियां असीम मुनीर को सौंप दी है। या यूं समझिए कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी की जो चाबी है वो अपने फील्ड मार्शल की जेब में डाल दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने असीम मुनीर को CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया है, जबकि वो पहले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने असीम मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। पाकिस्तान में असीम मुनीर ऐसे पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF और COAS का पद संभालेंगे। असीम मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर भी प्रमोट किया गया था। सबसे अहम बात, पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को 27वां संविधान संशोधन पास किया, जिसके तहत असीम मुनीर को CDF बनाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का ट्रिगर असीम मुनीर के हाथ में होगा। वो असीम मुनीर जो अपने तमाम फैसलों की वजह से पाकिस्तानी सेना को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। उनसे ना तो खैबर संभल रहा है, ना बलूचिस्तान को शांत कर पा रहे हैं और ना ही अफगान तालिबान के आगे टिक पा रहे हैं। लेकिन तमाम नाकामियों के बावजूद उनके हाथ में परमाणु बम का ट्रिगर दे दिया गया। CDF बनने के साथ ही असीम मुनीर पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या इसके बाद असीम मुनीर अब पाकिस्तान में कू करेंगे? सत्ता परिवर्तन, संविधान संशोधन और उस नए पद पर बनने से पाकिस्तानी सेना पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम रह गया है। वैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि असीम मुनीर ने बिना तख्ता पलट किए ही वहां की सत्ता हथिया ली है। मुनीर को इतनी ताकत मिल चुकी है कि उनको ही पाकिस्तान का असली शासक माना जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के कई जजेस आ चुके हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के कई एग्जिस्टिंग जनरल्स आ चुके हैं जो कि अब बगावत के मूड में। आप जानते हैं चिंताजनक बात क्या है? इतना ही नहीं, मुनीर 28वां अमेंडमेंट भी करना चाह रहे हैं और उससे होगा पंजाब का विभाजन, जिससे नुकसान होगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का, जिनकी वहां पर सत्ता है। और इसीलिए ये लोग भी धीरे धीरे बागी मूड में आ गए हैं, खासकर नवाज शरीफ। और इसीलिए शहबाज शरीफ इतने दिनों से इलाज कराने के बहाने
इंग्लैंड में बैठे हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुनीर को एक्सटेंशन मिले। ऐसी खबरें भी हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब कभी फौज मजबूत हुई है, मुल्क कमजोर होता चला गया है। एक दौर में जितनी शक्तियां तख्ता पलट करने वाले जियाउल हक, अयूब खान और परवेज मुशर्रफ के पास थी, उससे कहीं ज्यादा अकेले असीम मुनीर के पास है। हैरानी तो इस बात की है कि जब यह सवाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने संविधान नहीं बदला था, ये संविधान बदल के कर रहे हैं। सोचिए जरा, असीम मुनीर COAS और CDF है, फील्ड मार्शल भी है, परमाणु हथियारों का ट्रिगर भी है उनके पास। ISI और पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस तंत्र उनकी मुट्ठी में है और वहां की सरकार पर भी एक तरह की उन्हीं का कंट्रोल है। एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह तानाशाही के दौर में प्रवेश कर चुका है। इसी तानाशाही के खिलाफ अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार को वहां की सेना चला रही है और आम लोगों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। यह चिट्ठी डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल और ग्रेग कैसर के नेतृत्व में लिखी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पूरी कट्टरपंथी इस्लाम को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है। इस विचारधारा के लोगों का मकसद ज्यादा इलाकों और लोगों पर कब्जा करना होता है और इसके लिए ये लोग आतंकी हमले तक करने को तैयार रहते हैं। वैसे असीम मुनीर का इतिहास भी कट्टरता से जुड़ा हुआ है। सबके बीच में अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिक्र में अब उन लोगों की बात जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिछले 96 घंटे से शहर शहर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि सरकार को अपने ही आदेश पर ब्रेक लगाना पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिगो ने भारत सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो जवाब सूनर और लेटर मिलेगा जरूर, सूनर और लेटर मिलेगा जरूर। देश के कई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा फैसला लिया है। DGCA ने पायलट और क्रू मेंबर्स को छुट्टी लेने से रोकने वाला नियम फिलहाल के लिए वापस ले लिया है। काम के घंटे और छुट्टी के नियमों में ढील दी गई है। जुलाई 2025 में इन नियमों का पहला फेज लॉन्च हुआ और 1 नवंबर को दूसरा फेज शुरू हुआ। पहले पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग नहीं था, यानी अलग से वो छुट्टी नहीं ले सकते थे, वो छुट्टी वीक ऑफ मानी जाती थी। लेकिन DGCA ने वीक ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग कर दिया। हालांकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। बड़ा सवाल है, यह एकाएक लिया डिसीजन नहीं था DGCA का, प्लान्ड आउट था। सवाल खड़ा यह होता है कि इंडिगो ने अपनी मैन पावर क्यों नहीं बढ़ाई, क्यों इंडिगो ने रिक्रूटमेंट्स नहीं किए। पुराना नियम था पायलट को लगातार 7 दिन काम करने के बाद 48 घंटे का आराम मिलता था और अलग से वीकली ऑफ मिलता था। अब वीकली ऑफ और ड्यूटी रेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पहले नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी, जिसे 12 से सुबह 6 तक मानने का आदेश था, लेकिन DGCA ने इसमें भी राहत दे दी थी। पुराने नियम के अनुसार नाइट ड्यूटी के बाद 10 घंटे आराम करने को मिलते थे, जिसे 10 की जगह अब 12 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इन बदलावों में का उद्देश्य था पायलटों की थकान कम करना और विमान परिचालन की सुरक्षा बढ़ाना। इतना समय मिलने के बाद भी इंडिगो ने पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की, जिससे कि उनका रोस्टर सही से लागू हो पाता। लेकिन नए नियमों की लैंडिंग होते ही इंडिगो का पूरा इकोसिस्टम क्रैश हो गया। हालांकि अब कुछ प्रावधानों से DGCA ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी छूट दी है। The other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo,
So we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. हालांकि आप सभी के मन में सवाल होगा कि जब इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है तो ऐसा संकट क्यों आया। असल में जब डीजीसीए ने वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड से अलग किया तो इंडिगो की ओर से दलील दी गई कि इससे क्रू मेंबर्स का रोस्टर बनाने में दिक्कत आ रही है और इसी रोस्टर क्राइसिस की वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही है और रद्द हो रही है। डीजीसीए के नियम के अनुसार पायलट को 6 नहीं बल्कि सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग की परमिशन होगी। इसके अलावा इंडिगो के पास पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। डीजीसीए का नया नियम कहता है कि लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इंडिगो के अनुसार इसे रोस्टर प्रभावित हो रहा है और नाइट ड्यूटी के लिए स्टाफ की कमी हो गई है। इसके अलावा नियम यह भी है कि 7 दिन काम के बाद पायलट को लगातार 48 घंटे आराम करना होगा, लेकिन अतिरिक्त पायलट न होने से विमान जमीन पर खड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन नियमों को पायलट की परेशानी और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था, क्या उन्हें वापस लेना यात्रियों की सुरक्षा को रिस्क में डालना नहीं है? फिलहाल कल इंडिगो की 550 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई हैं। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। We are 179 people going for a wedding to Udaipur. The flight is cancelled and they are saying they can give us a ticket for tomorrow, which means all 179 people will miss all the functions of today, and tomorrow also we don't know whether the flight will go or not. रात से थे सर यहाँ पर? रात से और हम ही नहीं है, हमारे जैसे कम से कम 400 आदमी वहाँ वेट कर रहा था और कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति इंडिगो का नहीं था जो ये बता देता कि हम फ्लाइट की सेवा दे पाएंगे या इसको कैंसिल करेंगे। Coming from Germany and I've been waiting for whole night. Like they did not inform us. I did not even receive an email from them. So it's like very chaotic. 2 दिन से लोग फंसे हुए हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं वो सीन कुछ नहीं है। वो अंदर जाके जो चेक इन काउंटर्स में जो सीन हो रहा है ना, वो ना मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा हो रहा है। अंदर वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी का शादी है, किसी का माँ बाप सीरियस है, घर जाना चाहते हैं, लेकिन ग्राहकों का मतलब एक भी केयर नहीं है दोनों तरफ से। आई थिंक इतना chaotic, क्वाइट शॉकिंग। मतलब इट्स वेरी बैड सिनेरियो क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ काम है। मेरा ऑफिस है पुणे में, मुझे कल ज्वाइन करना था बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। पागल बना रखा है, वहाँ अर्जेंट मीटिंग है कल और ये फ्लाइट आज रात की कैंसिल हो गई एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग वेल। आगे की हमारा सारा शेड्यूल्ड है, जितने भी होटल्स वगैरह या जो फ्लाइट आगे की है हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट वो भी सब रिजर्व बुक है। मतलब जवाब दे इनकी कोई नहीं है। लेकिन ये सूचना यहीं आने पर ही पता लग रही है। मोबाइल पे कोई अपडेट आ रहे हैं? बिल्कुल जी नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने हर तरह की जानकारी जो है वो ऑनलाइन बिल्कुल बंद की हुई है। बच्चे परिवार हमारा बाहर देखो किस तरह से, तो आप बाहर देखिए कितने लोग खड़े हैं इस तरीके के, आप अंदर देखिए अंदर जाके क्या माहौल है इस समय। बिल्कुल नॉनसेंस काम चल रहा है यहाँ पे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आदेश सरकार ने सभी एयरलाइंस के लिए जारी किया था, तो दिक्कत सिर्फ इंडिगो के साथ क्यों हुई? आखिर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को इतनी परेशानी कैसे हुई? इसकी वजह है वो धमक जो घरेलू एविएशन बाजार में इंडिगो ने बनाई है। ये सोचने वाली बात है। इसमें अकेले इंडिगो की 64% से ज्यादा हिस्सेदारी है और इसीलिए इंडिगो कस्टमर की नहीं सुनता है कई बार, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइंस के पास है। मतलब इसे ऐसे समझे कि अगर 100 यात्री सफर कर रहे हैं तो इसमें से 65 सिर्फ इंडिगो से यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति खराब हो गई है। हालांकि डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने कुछ दिनों का वक्त मांगा है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थिति कंट्रोल में होगी। इंडिगो के सीईओ का भी बयान आया। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December.